गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम कंडीशन फॉर द ग्रोथ से पहले का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अब स्टार्ट होते हैं कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। पहले है वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ। ये हमें शुरू से ही पता है कि पानी और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ के एलिमेंट्स हैं। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय द सेल एनलार्जमेंट एंड इन टर्न रिक्वायर वाटर। ये हम लोगों को शुरू से ही पता है कि जो प्लांट सेल्स है उसमें जो ग्रोथ होती है, मतलब जो सेल बढ़ने शुरू होते हैं, सेल एनलार्जमेंट होता है, उन सबको पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत है। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ एंड वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर द ग्रोथ। जो भी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वाटर उसका मीडियम भी बनता है। एंड ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटीज। और जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, मतलब उनको एनर्जी मिलती है ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो हो, आर रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी प्लांट को चाहिए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों से सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जहाँ होगा वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इन एडिशन एनर्जी एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। सारे प्लांट्स की एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है, उस टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ऐसे सबकी अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी सेम नहीं होती। ये हम इनसे पहले वाले सारे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस जगह पे कौन से प्लांट को कैसा ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, कैसा नहीं। इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी ये डिस्कस हुआ है। इस वाले चैप्टर में जो है ना, वो पूरा ये फ्लावरिंग प्लांट, ये जो हमने एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पढ़ा था, वो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था, वो उससे पहले हम ये जो प्लांट फिजियोलॉजी में इससे पहले के 2-3 चैप्टर कर चुके हैं, उन सब का मिक्सअप लिखा हुआ है इस वाले चैप्टर में। तो हम ये पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं कि सारे जो प्लांट्स हैं उन सबको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये हमने इससे पहले वाले ही चैप्टर में पढ़ा था और वहाँ पे पूरा उसका ग्राफ भी देखा था। इन्वायरमेंटल सिग्नल्स सच एज द लाइट एंड द ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट द सर्टेन फेसेस एंड स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। ये सारी चीज़ें भी ग्रोथ के स्टेजेस को अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। ये पूरा का पूरा ना हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी की सारी लाइंस पढ़ेंगे। अगर किसी को भी ये समझ नहीं आए कि ये कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो आप इससे पहले जो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के लेक्चर्स हैं वो देखो। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी परमानेंट में। अब प्राइमरी परमानेंट के बाद डी डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम में, और सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो रीडिफ्रेंशिएट करता है और वो बनाता है सेकेंडरी परमानेंट। अब ये सारा एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, The cell derived from the root apical and shoot apical meristem and the cambium differentiate to mature the perform a specific function. This leading maturation is called differentiation. देखो इसमें बताया भी है। अब प्राइमरी में आते कौन कौन से हैं, प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल और इंटरकैलरी और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये सारी की सारी चीज़ें आती है प्राइमरी में। ये प्राइमरी मेरिस्टम डिफ्रेंशिएट होता है और प्राइमरी परमानेंट बनाता है। तो इसमें यही लिखा है, सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट अपाइकल्स और शूट अपाइकल मेरिस्टम से जो भी सेल्स होते हैं एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट होते हैं और मेच्योर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और कुछ वो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दिस लीडिंग टू द मेच्योरेशन। इस मेच्योरेशन को जो मेच्योरेशन फेज पे जब पहुंच जाते हैं इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन।
During differentiation, cells undergo few to major structural changes in both cell wall and protoplasm. जब ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है तो इस दौरान उनमें बहुत सारे चेंज आते हैं, उनके स्ट्रक्चर में भी, सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी. फॉर एग्जांपल, अब इन जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना एनसीईआरटी के, वो सारे इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल, टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म and developed a very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall to carry water to a long distance even under extreme tension. क्या होता है कि जब ट्रैकियरी एलिमेंट्स बन रहे होते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो अपने प्रोटोप्लाज्म लूज करता है और जो बना वो एंड इट डेवलप्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी वॉल बना लेते हैं जो कि कैरी करता है वाटर को बहुत लंबे डिस्टेंस तक, चाहे कैसी भी कंडीशन रहे उसमें. लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दे दैट बाय नाउ हैव लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड regain the capacity of division under the certain conditions. This phenomenon is de-differentiation. जैसे जो डी-डिफ्रेंशिएशन है वो होता क्या है, जब डी-डिफ्रेंशिएशन होगा जब प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम बनते हैं. प्राइमरी परमानेंट में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये दो आते हैं. और सेकेंडरी मेरिस्टम में कौन सा आते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये दो आते हैं. प्राइमरी परमानेंट में सारे के सारे पी से हैं, प्राइमरी पी से, परमानेंट पी से, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सारे के सारे पी से. ये सारे के सारे आते हैं प्राइमरी परमानेंट में और फिर ये बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम. डी डिफ्रेंशिएट होके जब सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम में आते कौन कौन से, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम. अब इसके बाद में ये इन्होंने लिखा भी है, जब सेल्स की कैपेसिटी, जिन सेल्स की कैपेसिटी चली गई है डिवाइड होने की, वो जब रीगेन करते हैं उस कैपेसिटी को, तो उसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन. एंड फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम form a fully differentiated parenchyma cells. Such meristem tissue are able to divide and produce cells, once again lose the capacity to divide but mature to function specific functions. But mature to perform a specific functions, that is redifferentiation. जब सेल्स जो होते हैं वो रीगेन करते हैं अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की, तो डी डिफ्रेंशिएशन होता है. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, इसमें भी कौन कौन से, इंटरफेसिकुलर, कोर कैम्बियम, ये सारे. और इसके बाद में क्या करते हैं, फुली डिफ्रेंशिएटेड पेरेनकाइमेटो सेल्स. अब जो मेरिस्टम या टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड. अब जो ये फिर दोबारा से अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं एंड बट वो कुछ फंक्शंस के लिए मेच्योर, वो कुछ फंक्शंस को कंफर्टेबली कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम उस कंडीशन को रीडिफ्रेंशिएशन. वो रीडिफ्रेंशिएशन होता क्या है, जब ये सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी परमानेंट बनाते हैं ना, तो रीडिफ्रेंशिएशन होता है. रीडिफ्रेंशिएशन सेकेंडरी परमानेंट में होगा. अब सेकेंडरी परमानेंट में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम में तो हमने देख लिया कि इंटरफेसिकुलर और कोर कैम्बियम आते हैं, ठीक है. सेकेंडरी परमानेंट में आएगा जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और कॉर्क, बस ये चार आते हैं. अब इसके बाद क्या आता है, आई होप आप लोगों को ये डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन समझ आया होगा. प्राइमरी मेरिस्टम जब डिवाइड करते हैं वो और डिफ्रेंशिएशन होता है उनमें, प्राइमरी परमानेंट बनाते हैं. प्राइमरी परमानेंट से डी डिफ्रेंशिएशन होके सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है. सेकेंडरी मेरिस्टम से रीडिफ्रेंशिएशन होके सेकेंडरी परमानेंट बनता है. जैसे हमने पढ़ा, ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, कैन इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. इवन डिफ्रेंशिएट इज प्लांट इज ओपन and because the cell tissue arising out the same meristem have different structure at the maturity, final structure at the final structure at the maturity of the cell and tissue determined by the location of the cells within. Example, cell positioned away from the root apical, meristem differentiate and root cap cells, while those pushed periphery mature as a epidermis.
जैसे ये बताना चाह रहे हैं कि इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज ऑफ द सेल एंड टिश्यू अराइजिंग आउट द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी। सारे के सारे जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, वो सारे के सारे सेम मेरिस्टम पे आ रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है मेच्योरिटी के टाइम पे। द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द सेल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल विद इन। मतलब ये जो इनका स्ट्रक्चर है ना, ये डिपेंड करता है इनकी सेल की लोकेशन से, मतलब सेल कहाँ पर है, सेल की लोकेशन से इनका ये बताया जा सकता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फाइनल स्ट्रक्चर। द सेल पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज अ रूट कैप्सिल्स। जो सेल पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, सेल्स पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टम, जो रूट अपाइकल मेरिस्टम से अवे होते हैं, अवे फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज अ रूट कैप्सिल्स। और जो बाकी के होते हैं पुश टू द पेरीफेरी, जो पेरीफेरी की तरफ होते हैं वो मेच्योर होकर एपिडर्मिस बन जाते हैं। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सारे के सारे निकल तो मेरिस्टम से ही रहे, लेकिन जो उनका बाद में मेच्योरिटी पे स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग आ रहा है। अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑल चेंजेस फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेंसेंस। इसका मतलब है जब जर्मिनेट हुआ सीड तब से लेके जब वो पेड़ बहुत सालों के बाद 100, 150, 200 साल बाद जब वो मर जाएगा तब तक उनका जो पूरा टाइम होता है उसमें जितने चेंजेस आए वो सारे डेवलपमेंट। अब देखो ये दिखाया है डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल्स। इसमें क्या है, ये पहले मेरिस्टमैटिक सेल्स है, यहाँ से ये सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर डिफरेंशिएशन, फिर उसके आगे सेंसेंस का मीनिंग होता है मतलब जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है, मेच्योर सेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा मतलब एलोंगेशन होगा, मेच्योरेशन फेस आएगा और सेल फाइनली मेच्योर होके बूढ़ा होके बाद में मर जाएगा प्लांट। ये पूरा का पूरा इन्होंने प्रोसेस बताया है, सीक्वेंस क्या होता है। अब उसके बाद एक टर्म आती है प्लास्टिसिटी। Plants follow a different pathway in response to the environment or phases of a life to form a different kind of structure. This ability is plasticity. मतलब जुवेनाइल फेस में अलग होगा और मेच्योर फेस में या एडल्ट फेस में उसकी शेप अलग होगी, ये मतलब है इसका। जैसे हेट्रोफाइली इन द कॉटन और कोरिएंडर लार्कस्पर और ये सारे के सारे क्या होते हैं, जुवेनाइल प्लांट्स जो होते हैं ना ये डिफरेंट होते हैं और एडल्ट प्लांट जो होते हैं वो अलग होते हैं। Those produced in water in the buttercup also represent the heterophilous development due to the environment. ये भी प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है। जैसे अब इन्होंने ये यहाँ पे दिखाया भी है कि कैसे अलग होते हैं। जैसे ये पहला वाला देखो, ये लार्कस्पर का एग्जाम्पल है, लार्कस्पर का। इसमें क्या है, इसकी जुवेनाइल फेस में ये ऐसी लीव्स होती हैं। जुवेनाइल फेस मतलब जब ये रिप्रोडक्टिव फेस में नहीं आया होता है, जब ये बहुत छोटा होता है तब। एडल्ट तो उस टाइम पे इसकी लीव्स ऐसी होती हैं। अब ये नेक्स्ट है सेकंड बी वाला, ये है बटरकप। इसमें क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऐसा दिखता है और वाटर हैबिटेट में ऐसा दिखता है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में अलग से मेंशन किया हुआ है, आ भी सकता है। और ये प्लास्टिसिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये याद रहना चाहिए। ये हमने देख ही लिया कि डेवलपमेंट जो होती है वो सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर कंट्रोल इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों पे डिपेंड करते हैं। जो फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंटरसेलुलर जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर्स सेल्स सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वाइल लेटर इंक्लूड मतलब इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे। इंटरनल में ये बता रहे जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, कोई जेनेटिक वजह से क्या इशू आ रहा है या फिर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, मतलब जेनेटिकली प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी वो, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारे के सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, मतलब इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो गए जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जो बाहर से मिलने वाली चीज़ें, ये सारी हो गई एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पीजीआर।
PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के। ये कैसे होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। अब ये कौन किसका डेरिवेटिव होता है, ये सारी की सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, इसी में से आता है, बहुत बार आता है। इंडोल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम IAA भी कहते हैं, IAA। फिर आते हैं एडेनाइन डेरिवेटिव्स, वो होते हैं N6 फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, और ये होते हैं काइनेटिन। और फिर आता है एक आता है इसमें काइनेटिन, दो चीज़ें हो गई एडेनाइन डेरिवेटिव्स में। फिर आते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनोइड्स, इसमें आते हैं एब्सिसिक एसिड ABA, और एक आता है टर्पेन्स, इसमें क्या आते हैं गिब्रेलिक एसिड, जो कि GA3, और गैसेस जो होती है इथाइलिन C2H4। ये सारे के सारे याद रहने चाहिए। जो इंडोल कंपाउंड है वो कौन सा है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एडेनाइन डेरिवेटिव में है N6 फरफ्यूरोलो, एडेनाइन डेरिवेटिव है N6 फरफेराइल एमिनोप्यूरिन और काइनेटिन। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड है एब्सिसिक एसिड ABA, और टर्पीन्स है गिब्रेलिक एसिड और GA3। गैसेस कौन कौन सी है? इथाइलिन C2H4। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, ये सब भी कहते हैं। अब इसमें आते हैं इन सब चीज़ों का फंक्शन कैसे होता है, किस में क्या चीज़ होगी। One group of PGR are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, seed formation। इन सब को बोलते हैं हम, जो ये सब चीज़ें करवाते हैं इनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हो गए? इनके एग्जाम्पल हो गए ऑक्सिन हो गया, और हो गया गिब्रेलिन, और हो गया साइटोकाइनेंस। द PGR इन अदर ग्रुप प्लांट आर इम्पॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्सेज टू वुंड, स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एबायोटिक ओरिजिन। मतलब अब आ गए वो वाले, अब आते हैं PGR वो वाले जो कि रिस्पॉन्स करते हैं किस पे? वुंड पे, मतलब उस पर कोई चोट लग जाए, कोई स्ट्रेस की वजह से हो, चोट क्या होगी, मतलब उसके ऊपर कोई उसमें कमी आ जाए, खराबी आ जाए, और एबायोटिक या फिर बायोटिक स्ट्रेस की वजह से जो भी चीज़ होती है उनकी उसमें जो काम करते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। द PGR एब्सिशन एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब जो PGR एब्सिसिक एसिड होता है ना, वो इस वाले ग्रुप में काम करता है। वो मतलब किस पे काम करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा हमेशा वुंड या फिर स्ट्रेस ऑफ एबायोटिक बायोटिक रीजन्स पे। गैसियस PGR इथाइलिन कुड बी फिट आइदर ऑफ द ग्रुप। जो इथाइलिन है वो दोनों ग्रुप्स में फिट हो जाती है। अब ये पूरा का पूरा जब हम इथाइलिन पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों ग्रुप में कैसे फिट होती है। मतलब ये जब ज़रूरत होती है तो ये ग्रोथ भी करवाती है, मतलब सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, ये सारी की सारी जो भी मतलब ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना, वो भी कराती है। और ये कई बार स्ट्रेस में, ये वुंड्स के रिपेयर में, इन सब चीज़ों में भी हेल्प कराती है जो इथाइलिन होती है। बट इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़। ये लास्ट लाइन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन कुड बी फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, बट लार्जली जो हम इसको मेनली मानेंगे ना, वो मानेंगे इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटी। ये यहाँ पर हो गया हमारा ये। अब इसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर्स। डिस्कवरी ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर स्टार्ट करने से पहले इसमें सारे के सारे जो ये एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे पढ़ो। क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल है, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन है। इनमें इंडोल कंपाउंड जो है, उस जो इंडोल कंपाउंड है वो क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। एडेनाइन डेरिवेटिव जो है N6 फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन और काइनेटिन। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड जो है वो एब्सिसिक एसिड ABA। और
टर्पीन्स जो है वो गिबरेलिक एसिड या GA3 जिसको बोलते हैं, और गैसेस जो आएंगी वो इथाइलिन C2H4। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे होते हैं इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ही हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे फाइटो हार्मोन या फिर ये सब लिखा है तो ये सब नहीं सोचना कि ये क्या है क्या नहीं, ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए ही यूज़ हो रहे हैं वर्ड। यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इन सब के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।